नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बात करेंगे मौत की फूंक की। अंधविश्वास वो दंश है जो आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी समाज का पीछा छोड़ नहीं रहा है। ये एक ऐसा जख्म है जो अब नासूर बन चुका है। अंधविश्वास का कुआं इतना गहरा है कि इससे निकलना बेहद मुश्किल है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में इसकी जड़ें काफी गहरी जमी हुई हैं। आज अंधविश्वास की चर्चा इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ही हुआ कुछ ऐसा। बिलासपुर में एक बीमार ग्रामीण को इलाज के नाम पर बैगा ने 20 जगहों पर, जी हां 20 जगहों पर गर्म त्रिशूल से दाग दिया। दर्द से तड़पते उस ग्रामीण ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अंधविश्वास का तिलिस्म ऐसा है जो टूटता ही नहीं। दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, लेकिन आज भी टोने टोटके एक अभिशाप की तरह चिपके हैं। वैसे तो देश के तमाम सूबों में किसी न किसी रूप में अंधविश्वास का बसेरा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में इसकी जड़ें काफी मजबूत नजर आती हैं। आए दिन ऐसी कोई ना कोई घटना सामने आती है जो हैरान करती है कि तरक्की के पंख लगाकर उड़ते देश में ऐसा भी हो सकता है। अंधविश्वास पर इतनी चर्चा इसलिए क्योंकि इस बार जो घटना सामने आई है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह कि आखिर कब इस दंश से छुटकारा मिलेगा, कब तक अंधविश्वास का यह अंधेरा जिंदगियों को लीलता रहेगा। जी हां, रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना बिलासपुर जिले की। बिलासपुर के रतनपुर थाना इलाके के पौड़ी गांव में अंधविश्वास ने मौत का खेल खेला। यहां एक बीमार ग्रामीण की ऐसी दर्दनाक मौत हुई जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इन तस्वीरों को हम ज्यों का त्यों आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको विचलित कर देंगी। ये तस्वीर है उस ग्रामीण की जो दर्द से तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका है। दरअसल एक ग्रामीण मानसिक तौर पर बीमार था। इसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन परिवार वालों को अस्पताल के इलाज से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा हो गया। ये इसे एक बैगा के पास लेकर गए। बैगा ने इलाज के नाम पर इसे इतना दर्द दिया जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। बैगा ने इसके जिस्म पर दहकते त्रिशूल से 20 जगह दाग दिया। जाहिर है इतनी तकलीफ ने इसकी जान ले ली। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या यह अस्पताल की इलाज की कमी का नतीजा है जो इन्हें बैगा पर ज्यादा भरोसा था, या फिर अंधविश्वास का अंधेरा इतना गहरा है कि सच्चाई देखने नहीं देता। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विनोद, ये खबर वाकई में हैरान करती है, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हम देख चुके हैं कि सामने आती हैं। लोग इलाज के नाम पर दाग देते हैं, छोटे छोटे बच्चों तक को बख्शा नहीं जाता। यहाँ पर बुजुर्ग के साथ ऐसा हुआ और यही वजह रही जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है पुनीत, आज भी भले ही हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ख़ासतौर पर जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर कम से कम अंधविश्वास की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो आज भी घर की हो गए हैं और इतना जाल बुना है कि लोग उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो मामला है ये ख़ासतौर पर बिलासपुर से कुछ दूरी पर में है, जो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से ज़्यादा जो है परिवार या फिर उस ग्रामीण इलाके में झाड़ फूँक बैगा पर ज़्यादा भरोसा था। 4 महीने से वो परेशान था। जाहिर सी बात है इलाज में कोई राहत नहीं मिली और यही वजह कि उसने झाड़ फूंक का घर जो है वो झांकना शुरू किया और उसकी परिणति हुई कि उसकी मौत से जो है गले लगा लिया। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत सारे दावे होते हैं, जो संबंधित विभाग है वो लगातार ये दावे करता है कि अंधविश्वास जैसी रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन काम की हकीकत इस रूप में सामने आ रही कि जब तब इस तरह से लोग जो है झाड़ फूंक और बैगाओं का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केवल खाना पूर्ति हो रही है और अंधविश्वास की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं समाज में कि उसे दूर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तब जबकि हम आज जागरूक भारत में जो है जी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी जो अंधविश्वास की परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता हैं, वो आज भी इस तरह से घर किए हुए हैं। लोग अपनी लगातार जान को गंवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही टेकूराम निर्मलकर के साथ भी हुआ, जो 4 महीने से परेशान था और पत्नी को एक रिश्तेदार ने ये कहा कि वो झाड़ फूंक करने वाले को जानती है और उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बस इसी विश्वास के चलती पत्नी उसे लेकर के गई और उसके बाद बैगा ने जो कृत्य किया वो सबके सामने है।
निश्चित ही अफसोसजनक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिम्मेदार अब इस पूरे मामले पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। कोई सामना नहीं करना चाहता। ये ज़रूर कर रहे हैं कि पुलिस तक ये मामला पहुंचा और पुलिस अब इसमें कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के मामले अब खत्म हो जाएंगे, क्या इस तरह के अंधविश्वास की जो परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस पर कठोर कार्रवाई करने और ताकि लोगों में दहशत हो, लोग इस तरह से लोगों को जो इनकी जान से खिलवाड़ न करें, इस पर कोई कदम उठाने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। पुनीत, विनोद, दो बातें हैं। एक तो ये थोड़ा हैरान भी करता है कि दागने की घटना, दाग कर इलाज करने की घटना ये नई नहीं है। ये इलाज करने का दावा बहुत पहले से और हम खबरें भी दिखाते हैं, लेकिन आखिरकार लोग अपनों को ही अपनी ही आंखों के सामने दागने की मंजूरी कैसे दे देते हैं, वो भी इतनी तकलीफ है। ये इस मामले में भी देखा जाए तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में था और उसको दागा जा रहा था, ये बहुत हैरान करता। दूसरी बात ये कि जब कोई डॉक्टर से ऑपरेशन गलती से या जानबूझकर, तमाम तरीके की खबरें ऐसी आती हैं तो परिजन डॉक्टर्स पर तक आरोप लगा देते हैं और कार्रवाई की मांग और आपराधिक मामला चले इस बात की मांग भी करते हैं कि हत्या जैसा ये संगीन मामला है। तो क्या इस ऐसे मामलों में कुछ नहीं होता क्या? देखिए, चूंकि पुनीत इस मामले को अगर हम पूरी दूसरी तरीके से देखें तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला था, एक परिवार तक सीमित था और पत्नी ही जो है वो पति को लेकर के गई थी। हालांकि उसकी मनोदशा का अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि 4 महीने से जो पति परेशान हो रहा है मनोरोग से, उससे छुटकारा मिल सके, उससे इलाज मिल सके और वो ठीक हो सके। कुछ इसी मनोदशा के चलती पत्नी जो जब 4 महीने से परेशान हुई और उसके बाद उसने झाड़ फूंक का सहारा लिया, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये अफसोसजनक तो बात है। लेकिन अगर यही बात शहर में होती तो ज़रूर इस पर हंगामा होता कि कोई डॉक्टर अगर गलत इजाद कर देता तो उस पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता, या फिर झाड़ फूंक या वैगा की कोई बात सामने आती तो लोग हंगामा कर देते। लेकिन ये हंगामे के पीछे भी कहीं ना कहीं एक मकसद होता है लोगों का, जो लोग इस तरह से अपने गाल बजाने के लिए सामने आ जाते हैं। अगर सच मायने में हंगामा होता या इस तरह की बातें सामने आती तो ये बार बार इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती, इस तरह के केसेस सामने नहीं आते। तो कहीं ना कहीं हंगामा करने वालों के पीछे भी एक मकसद छिपा होता है, वो अपना कहीं ना कहीं बैनर मजबूत करते हैं। और यही वजह है कि आज भी जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, वो अपना घर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद। बढ़ते हैं आगे और बात धान खरीदी की। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र से इसकी शुरुआत की है। राज्य स्थापना दिवस आज है और धान खरीदी के लिए सभी को बधाई भी वो देते नजर आए। इस साल धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2497 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर में साल धान बेचने के लिए 25.72 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। करीब 61,000 नए किसानों ने भी पंजीयन कराया है। इस साल प्रदेश का रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हो चुका है और 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने इस बार रखा है। धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि धान तौलाई शुरू हो गया, किसान धान लाना शुरू कर दिए हैं और इस बार टोकन के लिए भी लोगों को मारामारी नहीं करना पड़ेगा। टोकन तुम्हार हाथ ऐप शुरू किया गया है, जो घर बैठे लोग टोकन अपना काट सकते हैं। हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत अगर कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। इधर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने आज से धान की खरीदी शुरू कर दी है। इस दौरान प्रदेश के 1,60,000 किसान अपना धान बेचेंगे। बलौदाबाजार में धान खरीदी से 7,000 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गरियाबंद में 82 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हुई। वहीं अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट तैयार किए गए हैं। मुंगेली में भी धान खरीदी का काम शुरू हो चुका है। निगरानी के लिए यहां कंप्यूटर ऑपरेटर, खरीदी प्रभारी, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, धान खरीदी किसी त्योहार से छत्तीसगढ़ के लिए कम नहीं है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। काफी उत्साह नजर आया होगा। क्या सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले भी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, दिक्कत ना पेश आए, इसके लिए बाकायदा 3 दिन तक एक प्रकार से तैयारी का जायजा लिया गया था और उसके बाद अब यह खरीदी शुरू हुई।
देखिए पुनीत, बड़ी बात यह है कि धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है। 2497 जो समितियां हैं, प्रदेश के सभी समितियों में एक साथ धान खरीदी है वो प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए 162 जो है निगरानी जो समिति है, चेक पोस्ट है, वो बनाए गए हैं। 134 निगरानी समिति है वो बनाया गया है ताकि दीगर जो राज्य के धान है यहाँ ना आ सके। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई ऐसे प्रांत हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। लगभग 6 राज्यों की सीमा है यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में चूंकि यहाँ पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ धान की जो मूल्य है वो काफ़ी है, तो इसलिए जो कोचियाँ हैं, बिचौलिया हैं, वो यहाँ पर धान खपाने का लगातार प्रयास करते हैं। सरहदी सीमा होने की वजह से एक बड़ी चुनौती रहती है कि यहाँ के किसानों का हक कोई ना मार सके और जिस तरह से बिचौलिए सक्रिय रहे भी हैं, अभी भी कई जगहों पर जो धान है वो पकड़ाया हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने साफ तौर पर कहा है कि सभी समितियों की निगरानी की जाएगी और बड़ी बात यह है कि सभी कलेक्टरों को जवाबदारी सौंपी गई है। इनके अलावा जो प्रदेश स्तर पर अलग से मॉनिटरिंग होगी। बड़ी बात यह कही जा सकती है कि इस बार पिछले समय चूंकि कोविड काल के समय चल रहा था, तो ऐसे में बारदाने की कमी किसानों को खल रही थी और काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन इस बार लगातार जूट मंत्रालय को भी जो पत्र है वो लिखा जा रहा है ताकि जूट की व्यवस्था है वो हो सके। और खाद्य मंत्री ने कहा है कि किसी तरह के बारदाने की कमी नहीं होगी। टोकन की एक बड़ी समस्या रहती थी किसानों के लिए, तो मैनुअल और ऐप के माध्यम से टोकन किसानों को मिल सकेंगे। तो अभी जो फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि आज धान खरीदी की अच्छी शुरुआत हुई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये भी है कि जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रखनी होगी। हालांकि किसान कुटीर का निर्माण किया गया है, जो किसान वहाँ पर आएंगे अगर रात वहाँ रुकना पड़े तो कुटीर पे रुक सकेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और इसके बाद चबूतरा भी बनाया गया है ताकि अगर बारिश हो तो किसी तरह का धान है वो खराब ना हो। पुनीत, तैयारियां तो अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पर अच्छी दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में जब धान की आवक बढ़ेगी तो देखना होगा कि किसी तरह की अव्यवस्थाएँ तो नहीं उजागर हो रही हैं। जी, टोकन खुद काट सकेंगे तो क्या तारीख भी अपने हिसाब से तय हो जाएगी? ये जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से ये तैयारी की गई होगी कि एक दिन में कितने किसान ही पहुंच सकें, तारीख भी उससे मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये तुलाई के लिए तौल कांटा जो लगाया गया है, ये तौल कांटा क्या इलेक्ट्रिक तौल कांटा ही सभी जगह रखा गया है या फिर जो सामान्य तौल कांटा? और इसीलिए क्योंकि इसको लेकर शिकायतें भी होती हैं, कम ज़्यादा तौल दिया गया, गलत तरीके से तौल दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी समिति केंद्र हैं और उनको साफ निर्देश दिए हैं, साथ ही जितने भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उन्हें भी निर्देश दिया है कि किसी तरह की किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चूँकि धान खरीदी केंद्र में व्यापक पैमाने पर धान की खरीदी होती है और जिस तरह से लक्ष्य है कि 1,10,000 मेट्रिक टन का इस समय टारगेट रखा गया है, तो ये बड़ा टारगेट होता है और मैनुअल कांटे के माध्यम से अमूमन धान की खरीदी है वो होती है। कुछ जगहों पर जो छोटे समितियां होते हैं वो वहाँ पर बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसका उपयोग करते हैं। अगर जिस तरह से अगर किसी धान अधिक लेने की शिकायत अगर आएगी, जो माप है, जो तौल है, तो उससे अधिक अगर धान लेने की शिकायत अगर आती है तो उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अधिकांश धानों की जो खरीदी है, बड़े जो समिति है, धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पर मैनुअल धान खरीदी होती है, कांटे के माध्यम से होती है, क्योंकि बार बार जो है धान की जब वजन की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जवाब दे जाती हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग कम ही किया जाता है, लेकिन मैनुअल तरीके से धान की काटा बाट जो है उससे माध्यम से ही धान की खरीदी होगी। पुनीत, बिल्कुल शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रायपुर से खबर यह है कि सहकारी समितियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। दरअसल ये सहकारी समितियां जो हैं ये आंदोलन कर रही थी, लेकिन मंत्री कवासी लखमा ने आश्वासन दिया, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। ये सहकारी समितियां जो हैं बस्तर संभाग की हैं और ये 329 की संख्या है इनकी। सहकारी समिति आंदोलन पर थी। 329 सहकारी समितियां, कल से सभी समितियों में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवा देते हैं। समिति वाले हमारा बस्तर संभाग से
नांदगाम जिले वाले, अनेकों जिले वाले, इन लोगों आज महंगाई के जमाना में जो सरकार सुविधा दे रहा है, सुक्ति हो रहा है, उसमें घाटा जा रहा है, इसलिए हम धान खरीदी नहीं करेंगे। कल कलेक्टर नांदगाम को भी दिए, जगदलपुर भी दिए थे, लेकिन मैं इन लोगों को डिटेल समझाया। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में 3 रुपया मिलता था, हमारा सरकार में उनको 5 रुपया कर दिया। और दूसरा सुकत आने से, उसको क्या राशि बोलते हैं, प्रासंगिक व्यय, जो प्रासंगिक व्यय होता है, उसको 5 रुपया मिलता है। जो जीरो आने पर 5 रुपया मिलने से मार्केट को 2.5 रुपया और इनको 2.5 रुपया मिलता है। इसमें फायदा है। तो फायदा बताते हुए नजर आए और फायदा मान भी लिया, इसीलिए तो सहकारी समितियों ने फिर से धान खरीदी करने का फैसला ले लिया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। युगल, क्या खबर है इसको लेकर? युगल, आप सुन पा रहे हैं? युगल, क्या खबर है इसको लेकर? अब समितियों में वापस से धान खरीदी शुरू हो जाएगी? जी देखिए, 329 समितियां हैं, बस्तर संभाग की कुछ समितियां हैं और राजनांदगांव की जो समिति हैं वो अपनी 3 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर के लगातार 28 तारीख से आंदोलन थे और एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि धान खरीदी नहीं होगा इन संभागों में, तो कई तरह की दिक्कतें हैं किसानों को हो सकती है। लेकिन अब ऐसे बादल है वो छट गए हैं और आज कवासी लखमा चूँकि बस्तर संभाग के वो बस्तर संभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने उनसे मुलाकात समिति के लोगों ने की है और जो उन्हें आश्वासन मिला है कि जिस तरह से सुखद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, समितियों को 17% सुखद में धान खरीदते हैं और धान की उठाव नहीं हो पाने की वजह से समिति में धान रखे रखे सूख जाते हैं और राशि बाद में काट ली जाती है। एक बड़ा नुकसान समितियों को होता है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा जो सुरक्षा जो राशि है, प्रासंगिक व्यय है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार बात कर रहे थे। कवासी लखमा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को 19 रुपए के लेकर के पत्राचार किया गया है और उम्मीद यही जताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा है तो समितियों की समस्या को देखते हुए ये राशि बढ़ा दी जाएगी। आश्वासन के सहारे जो आंदोलन चल रहा था उसे समाप्त कर लिया गया है। अब राजनांदगांव जिले के साथ साथ बस्तर जो संभाग है वहां पर जो 329 समितियां हैं वहां पर पुनीत धान की खरीदी हो जाएगी। और जिस तरह से आज हालांकि कुछ प्रभावित रही है क्योंकि आंदोलन पर थे, लेकिन अब कल से इन्होंने समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि कल से सुचारू रूप से ये धान की खरीदी करेंगे, तो ये अच्छी बात कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आश्वासन मिला है और इसके बाद मान भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात सूरत बदलनी चाहिए कि जी हाँ, क्योंकि कांकेर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। स्ट्रेचर पर गर्भवती को लेटाकर नदी को पार कराया गया है। पुल नहीं था, ग्रामीणों ने इसी तरीके से महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर नदी को पार कराया। लगातार ग्रामीण परेशान होते हैं, पुल नहीं होने की वजह से नदी के पार गांव होने से एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है। गर्भवती को नदी पार कर संजीवनी वाहन तक लाया गया। अंतागढ़ ब्लॉक के आतुर बेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, कैसे यहां पर ग्रामीण एम्बुलेंस को बुला तो लिया गया, संजीवनी एक्सप्रेस को बुला तो लिया गया, नदी के पार खड़ी हो गई। अब ये एम्बुलेंस जाए तो जाए कैसे उस पार, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, पुल तो है नहीं। खेम नारायण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, ये हमेशा की समस्या, कई अंदरूनी क्षेत्र जो हैं वहां पर आती है कि अंदरूनी क्षेत्रों तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती, लेकिन गनीमत ये रहती है कि जो संजीवनी एक्सप्रेस या एम्बुलेंस जो हैं उसके कर्मचारी इतनी संवेदनाओं के साथ होते हैं कि वो खुद उस स्थान पर पहुंचते हैं और फिर ग्रामीणों को जो या बीमार जो मरीज है उसको स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं। यहां पर भी यही हुआ है। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में आज भी विकास के कार्य जो है रुके हुए हैं और वहां के ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार ग्रामीणों द्वारा पुल पुलिया और सड़क की मांग की जाती है, लेकिन शासन प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती हैं। और इसी तरीके से
कई वाकया होते हैं, कभी इस बच्चे स्कूल नदी पार करके आते हैं तो कभी मरीजों को नदी पार करके अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, मगर वहीं जो 108 जैसे संजीवनी एक्सप्रेस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं या संचालक हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों की मदद की जाती है ताकि ग्रामीणों को आधे रास्ते से अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीजों को की सेवा के लिए संजीवनी। बिल्कुल, यहाँ पर भी यही नजर आया, लेकिन ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन के लिए ये खबर जानने वाली है कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और कहाँ व्यवस्थाओं की दरकार है और कैसे की जानी चाहिए, ये जिला प्रशासन का काम। शुक्रिया आपका इस जानकारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।